अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के जनरल हस्पताल में मौजूद हूं। यहाँ पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि अफ़गानिस्तान से भी जो मरीज़ हैं वो अपना इलाज करवाने इस जनरल हस्पताल में आते हैं। जो डेली की रूटीन है, अगर हम कह सकें तो तकरीबन 1.5 लाख जो मरीज़ हैं वो डेली की रूटीन में यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी हम बात यहाँ पे कह सकते हैं कि जनरल हस्पताल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट में। अब देखना ये है कि वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से उनका बहुत ज़्यादा फोकस है तालीम पे और सेहत की सहूलियात के हवाले से पंजाब की आवाम के लिए, तो जो नए इनिशिएटिव हैं वो जनरल हस्पताल क्या लेने जा रहा है और किस तरह से जो है जनरल हस्पताल यहाँ पे मरीज़ों को जो है वो डील कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फरीद ज़फ़र, प्रिंसिपल चीफ जनरल हस्पताल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डेली की रूटीन में यहाँ पे कितने मरीज़ों का फुटफॉल है, एमरजेंसी में कितने आते हैं, जो सर्जरी के लिए होते हैं वो कितने आते हैं, ओवरऑल कितने मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की रूटीन में यहाँ पे आते हैं? हमारे पास रोज़ का फुटफॉल 1,50,000 है। 1.5 लाख बंदा रोज़ LGH में एंटर होता है। अच्छा। और अगर आप देखें तो यूरोप के जो शहर हैं उनकी आबादी टोटल 1.5 लाख है। तो आप समझेंगे पूरा एक शहर इसमें एंटर होता है और फिर उनको केटर करना और इस इंस्टीट्यूशन की सफाई रखना, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, क्योंकि उस तरह कोई भी यहाँ तो अब जनरल पब्लिक आती है, आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते। तो उसमें काफ़ी एक ये टफ़ काम होता है, लेकिन नेचुरली हमारी उम्र इसमें गुजर गई है तो उसका कोई ना कोई हम सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि चीज़ें ठीक चलती रहें, लोगों को फैसिलिटी भी मिलती रहे, हमारी मशीन्स भी प्रॉपर चलती रहें, डॉक्टर्स भी उनको प्रॉपर सर्विस देते रहें, दवाई भी मिलती रहे। उसके बाद कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन दो, ख़ासकर हेल्थ, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि 8 to 2 और अभी ख़त्म हो गया, बिकॉज जो डिजीज़ है, इलनेस है, वो किसी वक्त भी आ सकती है, रात को भी आ सकती है, शाम को भी आ सकती है। ये 24 आवर्स आपको इस सिस्टम के अंदर रहना पड़ता है, आप इस सिस्टम से निकल नहीं सकते। लेट्स से हम कहीं बाहर भी गए, कोई मीटिंग चल रही तो हमारा कंटिन्यूसली इन टच है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि आपको मुसलसल एक ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है और उसके बगैर सिस्टम अब चल नहीं सकता जो इतने ज़्यादा रश हो। और हमारा जो ऐसे हम कर नहीं सकते कि अगर एक हमारे बेड्स फिलअप हो गए हैं और आगे जगह नहीं है जी, तो हम और पेशेंट्स आ गए तो हम उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ सिर्फ लाहौर का पेशेंट नहीं आता, यहाँ सारे पाकिस्तान से, यहाँ पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से आते हैं, फटा से आते हैं। और वो जब इतना सफ़र करके आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सुबह के टाइम पहुँच जाएँ, वो लोग वहाँ से अर्ली मॉर्निंग चलते हैं, यहाँ रात को आ जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस चीज़ है, फिर उनको कोई ना कोई, और इसमें एक सदका जारिया का एलिमेंट भी है और आप इसको कभी कमर्शियल नहीं चला सकते। और ये इंस्टीट्यूशन तो टोटली फ्री है, यहाँ किसी से कोई चार्ज नहीं होता, दवाई फ्री है, इन्वेस्टिगेशन फ्री है, ट्रीटमेंट जो प्राइवेट में आप करेंगे 8-10 लाख की एक सर्जरी होती है, यहाँ टोटली टॉप ऑफ द लाइन सर्जरीज भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा, बेड्स के हवाले से आपने बात की है, डेफिनेटली 1.5 लाख यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स की एक साइकी होती है, जब हम बीमार होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हमें होता है कि हम अस्पताल में किसी तरह से एडमिट हो जाएं ताकि हमें प्रॉपर लुक आफ्टर मिले। तो बहुत से पेशेंट्स की ये इंसिस्ट भी आप लोगों को करते होंगे कि जी हमें एडमिट करें, हम ठीक नहीं है, तो बहुत से पेशेंट्स को करना भी पड़ता है आपको एडमिट। जी जी। तो बेड्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने बेड्स यहाँ पे मौजूद हैं? बेड्स देखिए जी, हमारा इधर 1400 प्लस LGH के बेड्स हैं और 400 510 मेरे ख्याल पिंस के हैं, तो मिला के टोटल 1800 बेड है। एमरजेंसी इकट्ठी चल रही है, OPD भी सारा इकट्ठा होता है। और इसमें हमारा ये भी ट्रेंड है कि पेशेंट आता है तो उससे 8-10 लोग आ रहे होते हैं। हमारा एक सिस्टम ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसी है। वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वो एक बंदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कई दफ़ा वो अकेला पेशेंट ही आ रहा होता है। यहाँ उनके साथ पैराफर्नैलिया इतना होता है कि वो उनके अपने सिस्टम चल रहे होते हैं। और दूसरा ये कि हमारी जो इमरजेंसी है इस वक्त ये लार्जेस्ट है पंजाब की, दिस इज़ द लार्जेस्ट इमरजेंसी। और ट्रॉमा हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो वो सीधा रिंग रोड पे हो गया, को मोटरवे पे हो गया, वो सीधा इधर आ जाता है। फिर अभी जैसे मैडम CM ने एयर एम्बुलेंस का सिलसिला भी शुरू किया और वो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ रंगरखा में,
तो वो भी मैडम ने यहाँ हमारे पास शिफ्ट कराया। तो इस तरह जो ट्रॉमा है वो उसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। कोई बॉयलर फट गया है, कोई बस उलट गई है कोई, और वो इकट्ठी 40-50 एमरजेंसी बहुत सीरियस लैंड अप करती हैं, उसमें ब्लड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हर वक्त 300 से 400 पॉइंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के मौजूद होते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि हर इदारे को उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। वो सब भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए कि 50 एमरजेंसी लैंड होगी तो उनका ब्लड नहीं है। हमारे पास हर किस्म का ब्लड ग्रुप का, हमारे पास FFPs, हमारे पास प्लेटलेट्स, डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स, और वो सारे हमारे पास मौजूद रहते हैं। वो हमारी एक वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमसे कई दफ़ा दूसरे इदारे भी पूछते हैं आप ब्लड है, तो नेचुरली जहाँ लाइफ सेविंग होती है वहाँ हम उनको देते हैं। और लिस्ट भी बहुत लंबी है जो डोनर्स की। ठीक है। और उसके अलावा हमारे थिएटर पहले 5 थे, अब 9 हो गए हैं। एंड दीज 9 थिएटर्स आर मॉड्यूलर थिएटर्स। ये ऑर्डिनरी थिएटर्स नहीं हैं, इनमें एक हर चीज़ जो लेटेस्ट थिएटर की वो मौजूद है। इनमें कंट्रोल पैनल्स लगे हैं, आप दुनिया की कोई भी और इंस्टीट्यूशन एक्सेस कर सकते हैं, वो हमें भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे इलेक्टिव थिएटर्स में भी ये लगा है और हमारी इमरजेंसी थिएटर्स में भी लगा है। और इस तरह हमारे ICU बेड कैपेसिटी भी बढ़ गई है, और जो आपकी रिसेप्शन है वो इम्प्रूव हुई है। फिर उसके बाद जो जहाँ से पेशेंट आता है, रिसीट काउंटर्स हैं, उनका नंबर बढ़ा है, पेशेंट की फैसिलिटी बढ़ी है। फिर हमने उसको प्लान किया है। पहले ये था कि हमारा डेक ऊंचा था और पेशेंट को आपको एट हायर लेवल उसे मूव करना पड़ता था। हम एम्बुलेंस को बिल्कुल डेक के लेवल पे ले आए कि उस पर उसको पूरी एक प्लान की है इस एमरजेंसी को। और नेचुरली ये पहला हॉस्पिटल है जो सोलर पे है। ये पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का जो सोलर पे चला है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। और सबसे पहले लाहौर कब लिया गया ये इनिशिएटिव सोलर पे, जब कन्वर्ट किया हुआ अस्पताल को? जी सारा। तो उस पर ये कि हमारे ऊपर फिर वो सोलर पैनल लगे, जिसका कि हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि उनको भी हम रीडिज़ाइन करें ताकि हम सीलिंग को और डिफरेंट चीज़ों के लिए, और कोई मशीन्स हैं उनके लिए, या आपने और एक्सटेंशन करनी है उसके लिए यूज़ हो सके। तो अभी हमारी लिफ्ट्स भी सारी अपग्रेड हो रही हैं, और क्योंकि रश है बहुत ज़्यादा, और हमारे लोग तो यहाँ वो आ जाते हैं जो लिफ्ट ट्रेन नहीं है, टॉयलेट ट्रेन नहीं है, क्यू ट्रेन नहीं है, तो वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मुझे इसलिए क्यों में खड़ा कर दी, मैं गरीब हूँ। हालांकि ये चीज़ उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और बाथरूम अगर मौजूद है, डस्टबिन मौजूद है, तो बाथरूम यूज़ होना चाहिए या डस्टबिन होना चाहिए, ना कि वो चीज़ नीचे फर्श पे फेंके। बच्चे भी वहीं यूरिन कर रहे हैं। और तो ये चीज़ें हमें अपनी नेशन को उनकी अवेयरनेस और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। नेशन की ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। चीज़ें जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ जो इदारा है उनके मेंटेनेंस के लोगों ने नहीं करनी है। आप अगर यहाँ हम वो बड़े खूबसूरत जो क्यू के हम वो लगाते हैं लाइन के वेलवेट वाले, वो मैं अब जब भी गुजर रहा होता हूँ कोई ना कोई बंदा उसको घुमा रहा होता है, उसको तोड़ रहा होता है, मुझे लिटरली वहाँ रुक के उन्हें कहना पड़ता है कि इसको खुदा के वास्ते ना छेड़ो। ये लोगों के ट्रेंड है कि आप अपनी ही जो मुल्क के असासे हैं उनको लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। या तो एक मेरे ख्याल डेफिनेटली मेंटेनेंस भी एक टफ चैलेंज रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख सिर्फ पेशेंट्स का यहाँ पे डेली का जो फुटफॉल है, इसके साथ उनके लवाहिकीन होते हैं जो एडमिट होते हैं। जैसे भी हम बात कर रहे हैं 8-8, 10-10 लोग, बल्कि पूरा गांव एक पेशेंट की जो है वो खबरें लेने आया होता है। तो लेकिन जो इस वक्त टफ चैलेंज आपके सामने रहता है वो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी सिस्टम का भी रहता है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, इतना क्राउड होता है, और सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन रखना, कोई भी ऐसा वाकया पेश ना आए नामुश्किल, तो उसको किस तरह से फिर मैनेज करते हैं? उसका देखिए इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खैर हमने अब हमारी जो एडमिन कमेटी है या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा, हम उसमें एक तो डिसाइड करें कि हम एक रिटायर्ड कर्नल हायर करें जो कि सारे चेक पॉइंट्स बनाए कि कहाँ कहाँ आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। CCTV कैमरास हमने प्रॉपर लगाए हुए, उनका एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ हमारे सिक्योरिटी वाले बैठ के उसको प्रॉपर देखते हैं। सिक्योरिटी हम कोशिश करते हैं कि हमारे कंट्री की एजेंसीज इनको दें। अभी इस दफ़ा वो रैबर ने जो रेंजेस किया है उन्होंने उसको विन किया, तो हमारी कोशिश है नेचुरली उनका एक सिस्टम चल रहा है और उससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
तो लेकिन ये इशू रहता है, और अगर कहीं भी कोई थोड़ा स्लो हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और ये तो एक विद इन सिस्टम है कि आप कोई लड़ाई हो गई, कोई और किसी को कोई हैरेसमेंट हो गई, या उसको हमने किस तरीके से करना है, इमीडिएटली हमारा क्विक रिस्पांस फोर्स है वो उसको रश करती है। फिर हमारे पास एक पुलिस की भी चेक पोस्ट अंदर मौजूद है विद इन LGH, और उसमें पुलिस भी डिप्लॉयड है, वो भी इमीडिएटली आ जाते हैं, और पुलिस के साथ भी हमारा लिजॉन रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तो एक पहले है जब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक शुरू हुए, और उस पर देखा गया कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए। बिकॉज यहाँ चीज़ ये कि आप जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, आप कोई भी पेशेंट बन के आ सकता है, तो आपको एक प्रॉपर नज़र रखनी है, और जो नेचुरली सिक्योरिटी के ट्रेंड लोग हैं वो उनकी जो विजुअल असेसमेंट है वो उसके लिए ट्रेंड है। मे बी हर बंदा उस विजुअल असेसमेंट के लिए ट्रेंड नहीं होता। अब मुझे तो रोज़ नेचुरली एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करना पड़ता है, गार्डनर का भी करना पड़ता है, क्लीनर का भी करना पड़ता है, प्रिंसिपल का भी करना पड़ता है, क्लिनिशियन का भी करना पड़ता है, सर्जन का भी करना पड़ता है। वो हर किस्म का काम हमें करना पड़ता है, और वो कर के आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। मैं बाहर निकलूँ मुझे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक सस्पेक्टेड है और ये नहीं है, तो इमीडिएटली आप सिक्योरिटी कहते हैं इस बंदे को चेक करो। आपको होलिया से जो सिक्योरिटी वाले या एजेंसी ट्रेंड है वो विजुअल असेसमेंट, आप किसी भी जगह जाएं एक बैरियर लगे, वो विजुअल असेसमेंट करता है कि इसको मैंने जाने देना है, इसको नहीं जाने देना। अरे डॉक्टर साहब, जब शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में PKLI बनाया गया, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम जो पाकिस्तान के बाकी अस्पतालों से डिफरेंट है वो ये रखा गया कि जो एडमिट होते हैं पेशेंट, वहाँ पे लवाहिकीन उनके बिल्कुल अलाउ नहीं होते, वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वही उनकी टेक केयर करता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम हम जनरल अस्पताल तो उससे भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं हम कर सकते कि किसी तरह लोगों में शऊर पैदा किया जाए, और जैसे बाहर के मुल्कों में भी लवाहिकीन जो हैं वो अलाउ नहीं होते, एक स्पेसिफिक टाइम में होते हैं, क्या इस तरह का कोई हम मैकेनिज़्म नहीं बना सकते? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है, लेकिन PKLI में 2 स्पेशलिटीज़ चल रही हैं, जिसमें बेसिकली लिवर चल रहा है और किडनी चल रहा है। जहाँ 2-3 स्पेशलिटीज़ चल रही हों और नंबर ऑफ पेशेंट लिमिट हो जाता है। दूसरा वो पब्लिक प्राइवेट है, वहाँ कुछ प्राइवेट पेशेंट भी जाता है, वो उनका अपना एक नेचुरली अखलाक और वो चीज़ें दूसरी किस्म की हैं, और वो ख़ुद भी कुछ ध्यान रखते हैं। यहाँ इस तरह का है कि हम हमेशा पॉलिसी बनाते हैं कि एक अटेंडेंट अलाउड हो एक पेशेंट के साथ, लेकिन नंबर ऑफ़ पेशेंट यहाँ हज़ारों में चल रहा है, और PKLI में ऐसे टोटली जैसे यहाँ बिल्कुल एक देहाती क्राउड, वहाँ उस तरह से वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उन्होंने उनको भी कैटर करना शुरू कर दिया, लेकिन क्लाइंटल का डिफरेंस है, और एक वर्क लोड का डिफरेंस है, और फिर यहाँ 42 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो और यहाँ जैसे 10-10 लोग आते हैं। हमने अब एक सिस्टम इसको बेहतर करने के लिए एक हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया, जिसको हमने अभी गायनी और ऑफ्थल्मोलॉजी में चला रहे हैं। उसमें ख़ुद भी थोड़ी देर बैठता हूँ, और एक हम ऑनलाइन टेलीमेडिसिन भी चल रही है कि हम लोगों को फ़ोन पे, जैसे छोटा कोई BHU है वो ज़रा शाह मुकीम के पास, वहाँ को डॉक्टर को कोई चाहिए किसी किस्म की हेल्प, तो वो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या जूम पे हमारे साथ मीटिंग कर सकता है। फिर उन्होंने कोई एमरजेंसी वहाँ से चलानी है तो वो हमें फ़ोन पे कहते हैं एमरजेंसी, हमारा एक फोकल नंबर है एमरजेंसी का और एक लेबर रूम का, जो जिसको हम एडवर्टाइज़ भी करते हैं, जो एमरजेंसी चलती है वो यहाँ प्रॉपर रिसीव होती है, ताकि लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए कि एमरजेंसी है तो लड़ना शुरू कर दिया, हम लेट हो रही है। वो हमारे डॉक्टर जो फ़ोन करके आते हैं उनको रिसीव करते हैं, ये गायनी में और दूसरी एमरजेंसी में। जो हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया है उसमें अगर अपॉइंटमेंट लेके आता है तो हमारी कोशिश है उसका वेटिंग टाइम 15 मिनट्स हो ताकि रश डेवलप ना हो, उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल से ले जाएँ। हमारी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये बात कहते हैं कि लोग सारे स्काइप और इन चीज़ों में हैं भी नहीं जो देहात में, उनको अभी तक उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि जी आपने, और हमने एक हेल्पलाइन भी रखी जो फ़ोन की है। लोग जनरली इसको अभी तक रजिस्टर भी नहीं कर रहे, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो आपका रूरल एरिया कैटर हो रहा है वो LGH और मेयो में होता है, और रूरल एरिया में कंप्यूटर सिस्टम और ये दूसरे फ़ोन व्हाट्सएप वो इसके ऊपर समहाउ भी आ ही नहीं रहे। अगर वो लोग उस पर आने शुरू हो, छोटे शहर आ गए लेकिन जो विलेज वाले वो नहीं, वो अगर आने शुरू हो गए तो, लेकिन हम कोशिश करते हैं अब अगर एक अटेंडेंट हो गए तो 10 इधर खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर वो कहते हैं हम गरीब हैं हमें इसलिए अंदर नहीं जाने, ये नहीं गए,
गार्ड्स के लिए बड़ा टफ चैलेंज, गार्ड्स के लिए टफ चैलेंज हो जाता है। फिर उसके बाद शुरू ये हो जाता है कि जी लोग खुद ही ऑफ़र करना शुरू कर दें 100 रुपये हमें जाने दो, वो एक सिलसिला रहता से हमारे लिए ट्रबल देता है। फिर उसके बाद ये होता है कि लोग खड़े होते हैं 100 रुपये दे, वो निकल गया, जिसने ना दिया उसको रोक लिया। इस चीज़ के लिए भी हमने एक सिस्टम बनाया कि ये नहीं होना चाहिए, और अब हमने इसीलिए रेंजर्स को हायर किया कि जो गार्ड्स वाला सिलसिला चल रहा था कि जी 100-50 दे के आप अंदर आ जाएँ, रेंजर्स उसे काफ़ी हद तक रैबर ने उसे कंट्रोल कर लिया है। और नेचुरली उनके कर्नल सबान एक वो सिस्टम फ़ौज का चलता है, वो आके इसको एक मॉनिटर ख़ुद कर रहा है, और अगर उनको लगता है कि वो कर रहा है तो वो ख़ुद ही अपने तौर पे हमें भी बता देते हैं, बंदा इमीडिएटली चेंज हो जाता है। और अगर हमें को इत्तला आती है तो हम उनको इमीडिएटली कहते हैं कैसे हो रहा है, वो फिर अपना बंदा देख के, और गार्ड्स ज़्यादातर वो हैं जिनकी एक क्लियरेंस हुई होती है, तो उससे हमारी ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। झगड़े नेचुरली जब इतनी दुनिया आती है, और आपने देख लिया यहाँ तो मेन इशू ही एंट्री का, या एंटर होना मुश्किल है। मुझे जो लोग आते हैं जनरली पहले अनलेस कि उनके साथ खुद को स्क्वाड चल रही हो, उनको भेजना पड़ता है, इनको एंटर कराओ, एंटर हो जाता है तो बाहर निकलना मसला हो जाता है, क्योंकि वहाँ चौक हो जाती है एग्ज़िट। ये इश्यूज़ हमने मैडम सीएम को रिक्वेस्ट की है कि हमें पहले शहबाज शरीफ साहब सीएम थे तो उन्होंने एक हमें 2800 कनाल दी थी 10 किलोमीटर आगे, जिस पे पूरा मेडिकल कॉलेज बनना था, 1500 बेड का हॉस्पिटल आना था, नर्सिंग कॉलेज आना था, पैरामेडिक्स आना था, पीजीएमआई आना था, हॉस्टल्स आने थे स्टूडेंट्स के, नर्सेस के, डॉक्टर्स के। वो बीच में फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट वो स्लो हो गया। अब हमने मैडम सीएम को दोबारा कहा है, लाहौर में इस वक्त ज़रूरत भी है कि एक इंस्टीट्यूशन और बड़ा है। मैडम का एक विज़न है, वो चाह भी नहीं है कि एक यहाँ ऐसा बड़ा इदारा है। इस चीज़ को हमने मिनिस्टर साहब से, सलमान रफ़ीक साहब से भी डिस्कस किया। इसका रश कम करने के लिए आपको पार्किंग प्लाजा की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि गाड़ियाँ बेशुमार आ जाती हैं, और प्लस इसका अगर वर्कलोड आपने कम करना है तो फिर ये चीज़ें यहाँ से शिफ्ट होंगी, कुछ स्पेशलिटी शिफ्ट होंगी, तो इसका वर्कलोड कम होगा। ये बंद नहीं होगा, ये ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कैंपस भी अच्छा हो जाएगा। लाहौर में पूरे पंजाब का सब वर्कलोड लाहौर में, हम ये चाहते हैं तो हमारी हेल्थ की मीटिंग होती है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें ताकि पेशेंट का उनके फेथ डेवलप हो। समहाउ इस वक्त तक ये है कि फेथ लोगों का डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो नहीं रहा, जिसको कंटिन्यूसली दोनों मिनिस्टर्स भी, सलमान रफ़ीक साहब, इमरान नज़ीर साहब, वो भी काम कर रहे हैं। मैडम सीएम ने भी टास्क दिया जिस पर उन्होंने फील्ड बसेस भी शुरू कराई हुई हैं कि ये उन पे लोगों का डेवलप हो। और अब एक ये भी प्लान है कि उनको आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन से लिंक करें ताकि वहाँ भी पीजीज़ जाएं, और जब पीजी वहाँ चला जाएगा और वहाँ नेचुरली यहाँ से प्रोफेसर्स भी जाएंगे, 24 आवर्स उनकी रनिंग हो जाएगी। लाहौर के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। लाहौर पे इस वक्त प्रेशर है पूरे कंट्री का, और सिर्फ कंट्री ना, आपके जो इर्द गिर्द मुल्क है, अफगानिस्तान का पेशेंट भी यहाँ था सारा। तो इस वजह से इस प्रेशर को, और लोगों का ये फेथ भी है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी मेडिकल केयर है। यही मैं पूछने वाली थी कि अभी जब हम आए हैं नीचे तो काफ़ी ज़्यादा रश है, इसका मतलब है कि लोग सेटिस्फाई हैं यहाँ पे इलाज? हाँ, वो बढ़ता जा रहा है। वो अब जितना ट्रीटमेंट करेंगे वो आगे कहते हैं बेहतर हो रहा है, वो 10 और आ जाते हैं। अब ये कि यहाँ लोगों का जो फेथ लाहौर सिटी के ऊपर डेवलप है और हॉस्पिटल्स पर डेवलप होता जा रहा है, हमारा लोगों का एक फेथ डेवलप हो रहा है, इसलिए रश बढ़ता जा रहा है। इसको कोविड में हमने मुख्तलिफ शहरों से हमने एम्बुलेटरी सर्विसेज शुरू की। हमारी एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, नर्सेज, गैसेस फुल इक्विप्ड, लोगों को हम डिफरेंट सिटी से लिफ्ट करते रहे। वो जब हमने सोचा कि अब कोविड ख़त्म हो गया तो वो फैसिलिटी हमने अभी कंटिन्यू रखी हुई है। हमें अगर वो फ़ोन करता है नहीं आ सकते, 1122 तो चल ही रही है। कसूर से, बालपुर से, जो हमारे करीब हैं, शेखुपुरा, ननकाना, हमारी एम्बुलेंस भी उनको फुली इक्विप्ड पेशेंट को उठा के ला सकती है। तो ये चीज़ें सारी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा फुटफॉल है और यहाँ पे इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी अस्पतालों की निस्बत यहाँ पे स्पेशलिटी है बहुत से डिपार्टमेंट्स की, तो क्या कोई प्राइवेट सेक्टर भी अस्पताल के अंदर बनाया गया है या बनाया जा रहा है, या टोटली फ्री इलाज हो रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पे कर सकते हैं और यहाँ पे बेहतर स्टाफ है, एक अच्छा स्टाफ है, एक
मशीनरी महंगी है, जो आम प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि हम जनरल अस्पताल में जाएं, लेकिन हमें वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो प्राइवेट मिले। तो क्या इस तरह की भी कोई प्लानिंग्स की जा रही हैं? देखिए, ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया। जो हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी है। इन मोल सारी कैंसर सर्जरी हमें भेजता है, जिसको हम लेप्रोस्कोपिकली हैंडल करते हैं, गायनी में भी, सर्जरी में भी। फिर हमारी जो रेडियोलॉजी है, यहाँ 3 टेस्ला लगा जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अब मेरे ख्याल है शायद आगा खान में या 1-2 और जगह लगने लगा, अभी तक नहीं है। हमारा CT स्कैन जो 160 स्लाइस का वो पूरे कंट्री में नहीं है। और उसके बाद आपकी डिफरेंट और अल्ट्रासाउंड्स, डॉपलर्स, मेमोग्राम्स, आपकी फ्लोरोस्कोपीज़, आपकी ये जो रेडियोलॉजी की फैसिलिटी है, और इस पर नंबर ऑफ़ CT स्कैन्स जितने फंक्शनल हैं वो किसी हॉस्पिटल में इतने नहीं हैं। जितने MRIs या फंक्शनल हैं किसी हॉस्पिटल में इतने नहीं हैं। इनके ऊपर आपको डे एंड नाइट फोकस करना पड़ता है। रश, एक MRI डिज़ाइन है 24 MRIs करने के लिए, एक CT डिज़ाइन है 25-30 करने के लिए, आपके 70 हो रहे हैं। उनकी नेचुरली वेट एयर होती है मशीनों की, उसकी मेंटेनेंस को आपको डे एंड नाइट देखना पड़ता है। अब बात आ गई कि इसमें हम इनकरेज करते हैं जो लोग पे कर सकें, उनको हम कहते हैं कि आप कुछ पे करें। जो कोई गरीब है उसका एक सिस्टम है, अगर वो नहीं पे कर सकता, या उसको प्रोफेसर लिखे उस यूनिट का, या MS लिखे, या प्रिंसिपल लिखे, ये 3 लोग लिखें, या एडमिन के हमने 1-2 AMS रखें और एक कमेटी बनी हुई, वो लिखें, तो उनका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। वार्ड्स में जो एडमिट है उसका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे चार्ज नहीं होता, जो इन हाउस का चार्ज नहीं होता। OPD वाले का सिलसिला है, वो हमने एक टीम बनाई है, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कह देता है कि हम चाहे। ये तो रेडियोलॉजी की फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह लैब है। अब बात ये है कि एक हमने प्लान दिया कि हम ये समझते थे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उस वक्त तो इम्प्रूव नहीं हो सकते अगर यहाँ पे इन हाउस प्रैक्टिस नहीं होगी, प्राइवेट प्रैक्टिस भी यहाँ पे नहीं होगी। अब जो प्रोफेसर अगर यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करे इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो नेचुरली जितने बैठा रहेगा उसके अराउंड एक सफाई भी रहेगी, डॉक्टर्स भी रहेंगे, सिलसिला कुछ ना कुछ डिसिप्लिन भी रहेगा। उसमें ये है कि मैं ख़ुद यहाँ कुछ जब गवर्नमेंट टाइम ख़त्म हो जाता है 1-2 घंटे बैठता हूँ, और कि प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ चेम्बर्स बनाए। मैं अभी अपना ऑफिस ही यूज़ करता हूँ, जो प्रोफेसर ऑफिस है उसी को मैं यूज़ करता हूँ। इस तरह हमने प्रोफेसर्स को, कोई डिपार्टमेंट्स को बोला है, उसमें हर डिपार्टमेंट से कोई ना कोई डॉक्टर बीच में आ जाता है जो आफ्टर आवर्स ये करना चाहते हैं, और जो अफोर्ड कर सकता है उधर जाता है। लेकिन अभी तक वो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत प्राइवेट नहीं है। जैसे PSC ने एक प्रॉपर अपना एक डेडिकेटेड साइड जो है, एक एरिया प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने किया है, जहाँ पे डॉक्टर्स प्राइवेटली चेक भी करते हैं। प्राइवेट रूम्स भी होते हैं, जो रूम्स अफोर्ड कर सकता है वो डेफिनेटली करे। इससे बहुत ज़्यादा जो फंड्स है वो जनरेट होगा अस्पताल में। हाँ, इसमें ये कि हमने प्राइवेट विंग बहुत अच्छा बनाया। ठीक है। वो हमने कोविड में ज़्यादा डेवलप किया। ठीक है। क्योंकि आइसोलेशन भी रिक्वायर्ड थी। मेरे से बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल ने लड़ाई भी की कि तुमने क्यों एक आइसोलेटेड रूम्स रखे हुए। लेकिन उसमें यह कि सर्जरी में हमें हेल्प करता है। लेट से कोई प्राइवेट सर्जरी कराना चाहता है तो वो सर्जरी जब हो जाती है तो प्राइवेट रूम में चला जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि हमारा जो प्राइवेट प्रैक्टिस में थोड़ी सी हिंड्रेंस आ रही है, हमारी एंट्री और एग्ज़िट का बहुत इशू है। जो ये प्राइवेट पेशेंट आता है उसको या तो वो इधर हेलीकॉप्टर से आएगा तो सही पहुंच सकते हैं, वो रश है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि हमने जो प्राइवेटली चेक कराने आएगा डेफिनेटली वो चाहेगा या वैले पार्किंग हो या इस तरह के। वैले पार्किंग भी हम कर लेते हैं, लेकिन इधर एंट्री एग्जिट पे इतना रश है, वो लाखों दुनिया इकट्ठी होती है। लेकिन हमने एक सिलसिला बनाया हुआ है जो प्राइवेट पेशेंट्स का, लेट से कि वो ऑपरेट हो गया, उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा जी ये हमने प्राइवेट करना है, प्राइवेट रूम में आ गया, उसके हमने चार्जेस रखे हैं। वो अभी तक तो हम वो फॉलो कर रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किए हमें, जो कि गवर्नमेंट रिव्यू कर रही है कि जी आप अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से उसको अप्रूव कराएं और फिर हमारे पास भेजें। अभी तक हम वो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अप्रूव्ड है। उसकी हमने कलैथा से गेट की एंट्री हुई है हॉस्पिटल के, लेकिन आगे उनकी हमने एक एंट्रेंस अलहदा बना दी है। तो कुछ न कुछ फैसिलिटेशन हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें उनको प्राइवेट रूम में जाने की एक्सेस, गाड़ी वहाँ तक चली जाती है और इमीडिएटली दे कैन एंटर द रूम, उनको फिरना नहीं पड़ता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स आती है प्रैक्टिसिंग चेम्बर्स के लिए, वो क्योंकि ऐसा सामने एक ब्लॉक नहीं है,
उसकी थोड़ा सा उसको हम देख रहे हैं कि हम उसे कैसे बेहतर करेंगे, और वो मेरा ख्याल है कुछ कैंपस हमारा मूव होगा तो फिर वो बेहतर होगा। हमने पार्किंग प्लाजा का भी प्लान दिया है। पार्किंग प्लाजा अगर हमारा बनना शुरू हो जाएगा तो उससे भी इसमें काफ़ी फैसिलिटेशन होगी। डॉक्टर साहब अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं डॉक्टर फरीद साहब से जनरल हस्पताल की जो इंतज़ामिया है उस हवाले से, और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने स्टार्ट में बात की कि अब 9 जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो बन गए, इन हवाले से भी बताएं। 9 इमरजेंसी 5 दूसरे 33 हैं। 33, ओके। हमारे 42 नए थिएटर्स बने। ठीक है, 42 थिएटर्स जो बने कि वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम पे ही बनाए गए हैं सारे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमारा एक यूनिक पूरे कंट्री में इतने नंबर ऑफ मॉडलर थिएटर्स किसी हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक है। कराची में भी नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं है, लाहौर के भी और किसी में भी नहीं है। ये जब थिएटर्स बना, मैंने CNW से मीटिंग की और मैंने उनको एक अपना विज़न दिया। उन्होंने एक थिएटर हमें तैयार करके दिया, वो भी समझ गए। और उस वक्त जो हमारे साथ IDEP था और बाकी लोग भी इस चीज़ को समझते थे। मुजाहिद शेरदिल साहब ने हमारे साथ मिलके मॉडुलर थिएटर्स पे काम किया, और वो पहले भी शहबाज शरीफ साहब के टाइम में भी मैंने फैसलाबाद में VC था, मैंने वहाँ भी एक मॉडुलर न्यूरो का ICU बनाया था, जो अभी भी वाहिद है पूरे कंट्री में, जो PMC में एलाइड हॉस्पिटल में बना। ये जब दिखाया तो वो उसके बाद हमने हायर अथॉरिटीज़ को बुलाया, वो सारे आए और उन्होंने देखा तो उनको बहुत पसंद आया, जिस पे फिर इसके लिए एक्स्ट्रा एक फ़ंड उन्होंने रिलीज़ किया, और ये फिर मॉडल थिएटर्स बनने शुरू हुए। गवर्नमेंट में देखें, आपको कोई रिफर्बिश इक्विपमेंट नहीं आता, यहाँ बेस्ट इक्विपमेंट आ रहा है, और उसमें इक्विपमेंट में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लोगों का एक कॉन्सेप्ट गलत है। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपना भी कोई टेस्ट बाहर से नहीं कराता, वो यहीं की लैब से कराता हूँ, और इनकी बार बार हम चेकिंग भी करते रहे। वो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएंगे टेस्ट, गलत है। उस कॉन्सेप्ट को हम चेंज करना चाहिए। अच्छा, जो टेस्ट होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं या वो भी पे करना होते हैं? इन हाउस टोटली फ्री है। ठीक है। जो OPD के आते हैं उनके कुछ चार्जेस हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मैंने आपको सिस्टम बताया, जिस सिस्टम के तहत वो फ्री हो जाता है। ठीक है। और ये चार्जेस नॉमिनल से बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट के लिए तो बहुत थोड़े हैं। ठीक है। और ये गवर्नमेंट को नोटिफाइड है। ठीक है। अच्छा, और अगर वो नहीं वो भी पे कर सकता वो भी फ्री हो जाता है। यहाँ टर्नओवर में आप कुछ बना जाते हैं रिसीट में से। लेट से कि आपके पास 10,000 बंदा टेस्ट करा के चला गया, जो प्राइवेट लैब में इतना नहीं आता, उससे अब एक टर्नओवर में पैसा ज़्यादा बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन बात यह है कि एक लोगों का हमने कॉन्सेप्ट चेंज करना है कि जी यहाँ अब हम चेक करते रहते हैं कि जो प्रोफेसर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको खुद आप देखें, टेक्नीशियंस को खुद आप मॉनिटर करें कि वो रिपोर्टिंग ठीक है नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रोज़ सुबह आके क्वालिटी कंट्रोल लैब का देख रहे हैं। अगर आपने कंट्रोल्स नहीं रन किए तो उसमें एरर आने लग जाता है। वो हम मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर हो। हमारे CTs और MRIs जो हैं वो हमारे प्रोफेसर्स ही उनको रीड करके फिर रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। CT और MRI करना इशू नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग में एरर आ जाता फिर प्रॉब्लम आती है, जो कि लोग हमारे पास भेजते हैं जहाँ की कन्फ्यूजन हो कि हमारी रिकन्फर्मेटरी डिपार्टमेंट वो भी है, और हमारा जो कोविड में भी रिकन्फर्मेटरी हमारी रिसर्च लैब अलग है, जो दूसरी लैब है हॉस्पिटल की वो अलग है, और रिसर्च के हमारे काफ़ी हाई टेक लैब है जो कि हर इदारे में वो चीज़ें मौजूद नहीं है। इस तरह जो आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, आपकी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में जो एंडोस्कोपी हो रही है, ये प्राइवेट में भी हर जगह पे नहीं हो रही। कोई हॉस्पिटल कोई चीज़ कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, ये अंडर वन रूफ हर किस्म की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आप गायनी में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं। आगे आपका गायनी ऑन्कोलॉजी भी एक डिपार्टमेंट अब डेवलप हो रहा है, प्लस IVF भी आ रहा है। और हम एनॉमली जो प्रेगनेंसीज़ की हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो
चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होती जा रही हैं। अच्छा, हर किस्म की फैसिलिटी के लिए तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि फ़ंड्स जो हैं वो इनफ होने चाहिए। तो इस वक्त जो हस्पताल में फ़ंड्स की सूरत हाल है वो क्या है? क्या इतने बड़े बड़े जो चैलेंजेस यहाँ पे आते हैं जनरल अस्पताल में, उनसे निपटने के लिए ये फ़ंड्स इनफ हैं? देखिए, पहले तो मैं बात करूँ, लोग मुझे फ़ोन करते हैं जी इसका ध्यान करें, बेचारा गरीब है। ठीक है। यहाँ तो 1.5 लाख गरीब बंदा रोज़ एंटर होता है जिसका ध्यान होता है। यहाँ कोई अरबपति तो नहीं, आगे जितना रश है वो तो चाहते हैं कि जी वो एंटर हों तो उनके आगे पता नहीं क्या प्रोटोकॉल चल रहा हो और फिर ऐसा रूम हो कि दुनिया में ऐसा कहीं ना हो। उनके कॉन्सेप्ट्स लोगों के और हैं। बिल्कुल। और जो जनरल आपकी पब्लिक है, जो आप एफ्लुएंट क्राउड है, दे मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस हॉस्पिटल्स। उनको समझ भी नहीं है कि हेल्थ में कितना बेहतर काम हो रहा है। प्रॉब्लम आपकी कंट्री की दो हैं, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है कि लिटरेसी है, जिसकी वजह से ये इशूज़ चल रहे हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन है फंड्स का, आपके पास फंड्स की कमी नहीं है। हॉस्पिटल्स में गवर्नेंस इश्यूज़ हैं और वो गवर्नेंस इश्यूज़ जब तक प्रॉपर्ली ठीक नहीं होंगे ये इशू उस वक्त तक एड्रेस नहीं होगा जिसको कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। गवर्नेंस इश्यूज़, पैसा जो भी आ रहा है वो प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, मशीनों की मेंटेनेंस प्रॉपर हो। ये नहीं कि आपने मशीन ऑन कर दी सारी रात ऑन ही रही, अगर यूज़ भी नहीं हो रही सुबह आके देखा तो जी मैं गलती से ऑन छोड़ गया था। ये चीज़ें लुक इनटू करने वाली हैं। उसके हमने एक टीम्स बनाई हुई हैं क्योंकि महंगी मशीन MRI आपका 50 करोड़ का MRI और CT लग गया है और अगर उसको एक प्रॉपर बंदा नहीं चला रहा तो उसकी ट्यूब भी मेरे 5-6 करोड़ की आती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है इसके ऊपर एक प्रॉपर और ये कंटिन्यूस काम करने की ज़रूरत है। तो आपके मेंटेनेंस इश्यूज़, गवर्नेंस इश्यूज़ अगर बेहतर हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि फंड्स की कोई कमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फ़ंड जो है वो टोटली गवर्नमेंट ही अभी जनरल अस्पताल को सपोर्ट कर रही है या खुद भी कुछ जनरेट कर रहे हैं अस्पताल? और इसके साथ साथ ये है कि अगर कोई डोनेशन करना चाहता है इस अस्पताल में, बहुत से लोग चाहते हैं कि फ्री लोगों का इलाज हो रहा है तो हम डोनेशन करें, तो वो भी जनरल अस्पताल एक्सेप्ट करता है? इस हवाले से भी बताएं। देखिए, इसमें 4-5 जगहों से पैसा आता है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल का जो मेन फंड है, मशीनरी तो एक वन टाइम परचेज होगी ना, फिर कुछ अर्सा तो चलेगी। मेन प्रॉब्लम है आपकी मेडिसिन। मेडिसिन नेचुरली एक डे टू डे काम है और मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ क्वालिटी मेडिसिन आती है। ये ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल एक मेडिसिन ऐसे ले ली, आप यू आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए पैसा देती है। उसके बाद आपकी कोई डोनर्स हैं, कोई डोनर्स देते हैं, कोई NGOs हैं वो देती हैं, कोई बाहर से NGOs आ जाती हैं। अभी हमें 100 स्ट्रेचर एक NGO ने दिए। फिर हमारे प्रोफेसर्स का अपना एक सिस्टम है। अभी हमारे 2 प्रोफेसर्स ने, उन्होंने 25 लाख लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डोनेट किया। मैं ख़ुद भी करता हूँ और हमने एक प्रिंसिपल्स फ़ंड बनाया, प्रिंसिपल फ़ंड। उसके अंदर पैसा इकट्ठा होता है और उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फिर आगे डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है इंडस्ट्रियलिस्ट का जो खाना दे रहा है, बैरिया वाले भी देते हैं। ये 2 सिस्टम्स हैं जो हमें यहाँ फूड पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट का अपना भी एक सिलसिला है और फिर कुछ लोग UK से आते हैं, उन्होंने एक सिलसिला खाने का बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें जो भी आ रहा है वो देना चाहता है। कुछ यहाँ पे अंदर 2-3 NGOs हैं, उनका भी एक सिलसिला है, कुछ फ्री मेडिसिन वो भी देते हैं। तो एक कम्बिनेशन अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। हम कोशिश करते हैं कि हमारी मोर देन 90% मेडिसिन फ्री हो। कुछ दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं जो कि आप रूटीन में ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ हम देखते हैं बहुत ज़रूरी है और वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उसका हम एक प्रोसेस के थ्रू जो अब ये जैसे एक न्यूरो की कॉयल है, वो मैडम CM ने कुछ अप्रूव की, वो हमें वो 3-4 लाख की कॉयल आती है, कुछ पेशेंट्स में 3-3, 4-4 डलती हैं। अच्छा। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का, कि जिसमें अगर किसी का हेमरेज हो जाता है या क्लॉट अंदर आ जाता है तो उसकी सर्जरी नहीं करनी पड़ती, वो कॉयल डालते हैं थ्रू, जैसे
एक एंजियोप्लास्टी है, ये ब्रेन की एंजियोप्लास्टी आप समझ लें। कॉइल डलती है तो या वो जो हेमरेज है उसको सील कर देती है, क्लॉट है तो उसको निकाल देती है। तो वो एक सीएम विंडो से उसका सेंक्शन हो जाता है। मैडम सीएम ने भी हमें कुछ वो कॉइल्स दी हुई भी हैं कि वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। तो इस तरह ट्रीटमेंट सारा टॉप ऑफ द लाइन हो रहा है और इसकी डिफरेंट बैतुल माल से भी आ जाता है, सीएम विंडो से भी आ जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कुछ आ जाता है। तो ये हम देखते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, हमने कहा उसको सप्लीमेंट करना है। इंतजामिया मूड को संभालना और बजट की निगरानी करना डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है। तो ये क्या कमेटियां बनाई हैं आपने, वो देखती हैं या सेंट्रलाइज्ड जो निज़ाम है उसके तहत ये काम चल रहा है? देखिए इसमें नेचुरली कमेटीज़ हैं और हर बंदे एडमिन स्टाफ कितना सारा है, जैसे परचेज कमेटी अलग है, आपकी एडीपी कमेटी अलग है, फिर आपकी बायोमेडिकल कमेटी अलग है, एडमिन की कमेटी अलग है, सिक्योरिटी वाली अलग है, जेनेटोरियल की अलग है, इस तरह पार्किंग की अलग है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं आपके। और फिर आपकी मेडिसिन जो देखते हैं वो प्रिक्योरमेंट की अलग है। उनके साथ एक आपको इतना रश पड़ता जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई प्रोसीजर सिस्टम्स बने, एसओपीज़ बने, वो ऑनलाइन है, उन एसओपीज़ के तहत ये होता है। फिर पेपरा रूल्स हैं, वो चीज़ें सारी देखी जाती हैं और फिर हमने एक विज़न देना है। उसके बाद हम आके देखते हैं कि बजट जो है ये विद इन जो नॉर्मल लिमिट्स हैं उसमें यूज़ हो रहा है। फिर कमेटीज़ हैं वो चेक करती, मेडिसिन आई है वो ठीक है, मेडिसिन परचेज़ हो रही है, वो मेडिसिन सही आई है नहीं आई, उनके मशीन की इंस्पेक्शन करनी है, मेडिसिन की करनी है, उनकी डिटेल होनी है कि दवाई क्वालिटी की है नहीं है, ये सारी चीज़ों की कमेटीज़ हैं, ठीक है, वो इसको देखती हैं। उसमें प्रोफेसर्स हैं, कोई एडमिन के लोग हैं, जहाँ की प्रॉब्लम होती है फिर हम उनके साथ बैठ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके इश्यूज़ रहते हैं, उनमें हम लोग खुद बैठते हैं। नेचुरली हम हर चीज़ तो इतनी ह्यूमन कैपेसिटी वो कर नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे जिसको हमने काम डेलीगेट किया हुआ है वो उसके मुताबिक चीज़ चल रही है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन है। लाखों की तादाद में जनरल अस्पताल में पेशेंट्स आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, क्या उसका कोटा पूरा है? कितना इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारा तो देखें बहुत यूनिक एक और एंगल है कि जिस पे हमारे नर्सिंग स्टाफ जो है, ठीक है, वो 1 नर्स पर बेड है। अमेरिका में भी नहीं है। अच्छा, हमारे पास इतना नर्सिंग स्टाफ, कई जगह मैं जाता हूँ वो डिस्कशन चलती है, लोग कहते हैं हमें नर्सेज और नहीं ये रिक्वायरमेंट है अस्पताल की या सियासी भर्तियाँ हैं, किस तरह से? सियासी भर्तियाँ नहीं है, एक आप सपोर्टिंग स्टाफ जितना बढ़ा लें, ठीक है, 1-to-1 केयर स्टार्ट हो जाती है और एक जो मोर्टेलिटी अभी कम होनी शुरू, मोर्टेलिटी और मोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। 1-to-1 केयर जितनी देंगे आपको इमीडिएटली जो प्रॉब्लम है पेशेंट की वो पता लगने लग जाएगी, उसकी जो आपने मेडिसिन देनी, जो दवाई हैं उनका टाइम सेट हो जाएगा, इमीडिएट प्रॉब्लम वो हल हो जाएगी। हमारे पास डॉक्टर्स भी तकरीबन 1200-1300 हैं, अच्छा, जो आप देखें तो 1 डॉक्टर पर बेड बनता है और हमारे पास स्टाफ की कमी नहीं है। ठीक है, स्टाफ की कमी नहीं है, स्टाफ को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉपर अपना जो काम है वो करें और हर बंदा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम तब हल होगी अगर हर बंदा अपना प्रॉपर समझे कि जो उसका काम है वो उसने करना है। और वो अगर काम होता जाए तो इस मुल्क में ना रिसोर्सेज की कमी है, ना इसमें एचआर की कमी है। अभी हमारा इशू चल रहा है कि लोग इस चीज़ को प्रॉपर समझ नहीं रहे, हर बंदा कहता है कि दूसरा करे मैं ना करूँ। तो ये चीज़ हम जब तक समझेंगे नहीं, हमें अपने मुल्क के लिए, इस वक्त मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ब्लेम गेम में नहीं जाना। डॉक्टर साहब नॉर्मली ये भी ब्लेम गेम की आप बात करें तो सरकारी अस्पतालों पे ये एक इल्ज़ाम कह लें होता है या लोगों का तासुर होता है कि यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, स्पेशली नर्सिंग जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका जो रवैया है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अस्पताल वैसा नहीं होता।
केयरिंग वैसा नहीं होता, उनका लहजा जो है उसमें सख्ती होती है। तो क्या यहाँ पे क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, रश होता है, पैरामेडिकल स्टाफ कभी कभी घबराहट में भी आ जाता है, तो उनका रवैया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए आदि तो मेरे ख्याल से वैसे ही वो उसका जो तबीयत है या उसकी जो वो कह लें आप ठीक होना शुरू हो जाता है अगर उसका रवैया मेडिकल स्टाफ का उनके साथ पॉजिटिव हो। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है पैरामेडिकल स्टाफ को कि हाउ टू ट्रीट अ पेशेंट? देखिए, इसमें एक तो किसी सूरत भी ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट से मिसबिहेव करें, अमीर है, गरीब है या मिडिल है, जो भी है, पेशेंट की मैं समझता हूँ कि आधी बीमारी जो है वो अगर आप उससे अच्छे से बात करें उससे ठीक हो जाती है। और पेशेंट सबसे ज़्यादा कन्फाइंड डॉक्टर्स में, नर्सिंग स्टाफ में करता है, वो बातें अपने घर वालों को भी नहीं बताते जो डॉक्टर को बताते हैं। वो जब आप में कन्फाइड करता है तो फिर आपको एक तो उसकी प्राइवेसी रखनी है और दूसरा उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है। और जब आप उसको काउंसलिंग करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे तो 50% आपकी बीमारी उससे ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हर किसी की ट्रेनिंग फ़र्क है, उसके आप एड्रेस करना भी, कई लोग तू तड़ा करके बात करते हैं, घरों में ऐसे बात होती है। नेचुरली जहाँ आपकी फ़ीमेल्स हैं, मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल्स को एक रिस्पेक्ट से बुलाना चाहिए, ठीक है, और वो उनको दरवाज़ा भी खोले तो पहले मैं ख़ुद ये करता हूँ, पहले फ़ीमेलों का तो आप जाएँ फिर बाद में जाएँ, उनके लिए भी थोड़ा सा कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है और वो प्रॉपर से काम करती हैं। फिर कई दफ़ा अटेंडेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। प्राइवेट में ये इशू इतना नहीं है, उसमें आप जब जाते हैं राउंड पे अगर कह दें कि रश कम कर दें, वो लोग सारे बाहर निकल जाते हैं और एक पेशेंट होता है या एक आधा कोई स्पाउस साथ होता है। यहाँ लोग वो नहीं समझते और जहाँ रश बढ़ता है, एक बेड पर 3-3 पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट आपस में भी लड़ रहे होते हैं। इस पर रिसर्च भी हुई है, आप अगर कोई एनिमल्स को रखते हैं और उसमें 2-3 रखें और फूड ज़्यादा अगर वो आराम से खाते हैं, और अगर आप ज़्यादा भर दें और फूड थोड़ा हो तो वो एक दूसरे को भी मारना शुरू कर देते हैं। तो इस पे हमें नंबर 1 चीज़ जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे, फैमिली प्लानिंग पे और लिटरेसी पे काम करने की ज़रूरत है, फिर ये चीज़ें आके हल होंगी। वरना टेम्पर्स हमारी नेशन के बहुत ख़राब हो चुके हैं और वो हर लेवल पे है। ये नहीं कि मैं कहूँगा नहीं जी यहाँ बिल्कुल नहीं है। पेशेंट का अपना टेम्पर, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पूरी नेशन का। और जो हमारे मुसलसल लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमें टॉलरेंस बढ़ानी चाहिए, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना आना चाहिए, हमें दिल बड़ा करके चलना चाहिए और हमें अपना टाइम और एनर्जी ज़ाया नहीं करनी चाहिए फजूल लड़ाइयों पे। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलना, इनसे आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो ये मेरे ख़्याल है आपको हर शोबे में इसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें इनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। हमने अभी एक काम शुरू किया गायनी में, तो हम कोशिश करें कपल्स को बुलाएं और उनको एक क्लासेस दें कि जी ये प्रेग्नेंट है तो खामन ने कैसे इसको रिहेबिलिटेट करना है, घर में इसने कैसे करना है। अलग-अलग यूनिट्स में हमने जो डॉक्टर्स, स्टूडेंट एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, जब वो एक प्रोफेशनल बन जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है और वैसे लड़ाई भड़ाई और ऐसे करके नहीं कर सकता। तो नेचुरली वो प्रोफेसर हम मीटिंग करते हैं तो कहते हैं आप इनकी ग्रूमिंग करें, और हमने कुछ डॉक्टर्स इंचार्ज बनाए हैं जो इनकी ग्रूमिंग करते हैं। नर्सेस के साथ भी जो इनकी सीनियर्स हैं उनसे बार बार मीटिंग होती है और उन्होंने भी कमेटी बनाई है कि जो सीनियर इनकी नर्सिंग स्टाफ है वो जूनियर्स की ग्रूमिंग करता है। हर इंसान एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया होता है और घरों में भी आपस में बहन भाइयों की भी लड़ाई हो जाती है। यहाँ तो फिर डाइवर्सिटी इतनी है कि कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी बिलीफ का है, किसी सेक्ट का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी घर में पढ़ा लिखा है, और हर बंदा चाहता है कि वो जो केस सबसे पहले उसको सुना जाए और पूरा हो जाए। और किसी के उनका वो स्टेट ऑफ माइंड भी उस किसी के घर में कुछ भी नहीं। आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं और जनरल अस्पताल का जैसे हम बात कर रहे हैं, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी का स्पेशली लाहौर शहर में कभी ना कभी आना तो जनरल अस्पताल में रहता ही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, एक तो मैं चीज़ कहूँगा कि मीडिया ने स्लोगन रोटी कपड़ा मकान से हटा के हेल्थ बना दिया, और जब वो स्लोगन बन गया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हेल्थ के ऊपर ही आ गया। लेकिन ये लोगों को फेथ होना चाहिए कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स प्लस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब
अगर आपने स्लोगन वो बना दिया है तो उनकी नेचुरली प्रायोरिटी बन गई है और इस पे डे एंड नाइट काम हो रहा है। प्रॉब्लम रश की है। आप लोग जो नेशन है वो फेथ अपना रखें इन हॉस्पिटल के अंदर कि ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है, और हम नेचुरली हम चाहते हैं कि हम एक फैसिलिटी बनाएं जो रिच पेशेंट भी इधर आए। तो इंशाल्लाह एक वन नेशन का कॉन्सेप्ट और अपने कंट्री को और नेशन को आपने खुद ही स्ट्रॉन्ग करना है। हमने किसी और मुल्क को भी ब्लेम नहीं करना, हमने एक दूसरे को भी ब्लेम नहीं करना, हमने किसी गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करना, हमने सिर्फ अपना रोल अदा करना है। वो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना रोल अदा करते जाएं, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में फेथ रखें, अपनी गवर्नमेंट फेथ रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। नाज़रीन, अपनी कंट्री और नेशन को तो हमने खुद जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, इसके साथ साथ दूसरों को ब्लेम करने की जगह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे रश बहुत होता है, जब आएँ तो अपनी जो क्यू है उसमें खड़े हों और अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपने नंबर पर ही आगे जाएँ और यहाँ जो रैपर्स हैं वो डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर कचरा ना फैलाएँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो स्टाफ है, पैरामेडिकल या डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को भी उस टाइम स्टेट ऑफ द इस माइंड में नहीं होते कि आप लोगों के साथ आप खुद उस टाइम परेशान होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको केयर मिले, आपको जो है पहले देखा जाए। तो डॉक्टर्स ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, आपके नंबर पे ही आपको देखना होगा, लेकिन अपना जो रवैया है वो दुरुस्त रखें यहाँ पे स्टाफ के साथ भी, और जो लोग यहाँ पे दूसरे चेकअप करवाने आए हैं या उनके जो लवाहिकीन आए हैं उनके साथ भी, ताकि जो यहाँ का सिस्टम है, गवर्नमेंट इतना पैसा यहाँ पे जो है पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली लगा रही है यहाँ पे अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए। यहाँ मशीनरी जो है, जो स्टाफ है, वो सब कुछ जो है यहाँ की आवाम के लिए है, लेकिन आवाम के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और एक ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखें और एक ज़िम्मेदार शहरी बन के जो है वो दिखाएं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।